गुड मॉर्निंग। क्रैश कोर्स फॉर इंग्लिश में इसके पहले हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे थे, जो क्वेश्चन 4 राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ए और बी हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी स्पीच राइटिंग देखते हैं अभी। क्वेश्चन 4 के सी में स्पीच राइटिंग के साथ कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ ऑप्शन में है। तो कंपेयरिंग, आप किसी प्रोग्राम की कंपेयरिंग लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि आपको इवेंट की डिटेल्स तो दे दी जाए क्वेश्चन में, मतलब इवेंट्स के पॉइंट्स तो दे दिए जाए कि कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं उस प्रोग्राम में, और अकॉर्डिंगली आपको कंपेयरिंग तैयार करना पड़े। तो ठीक है, स्टार्टिंग के 2-4 सेंटेंसेस तो कॉमनली आप याद करके रख सकते हैं और वैसे के वैसे लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ गेस्ट और पहले तो ग्रीटिंग और प्रोग्राम की डिटेल वगैरह, लेकिन बाद में जो इवेंट्स की डिटेल आपको लिखनी होती है और साथ में पार्टिसिपेंट को स्टेज पे बुलाना, ये सारा जो आपको लिखना होता है, ये वाकई में एक डिफ़िकल्ट काम है और इसके लिए बहुत स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं कि आप उतने ज़ीस्ट के साथ में और उतने अच्छे से वो सारी चीज़ें कर सकें। और जो सेकेंड ऑप्शन है एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़, ये लिटिल बिट शॉर्टर है कंपेयरिंग से। कंपेयरिंग के लॉन्गर आंसर है। एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ आप 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी आपको सारे सेंटेंसेस खुद ही कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। सिर्फ आपको एक थॉट दे दिया जाएगा, जैसे ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या और कोई आपको एक थॉट या एक आइडिया दे दिया जाएगा और आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसको एक्सपांड करना होगा। तो ये भी आपके लिए एक टफ़ ही चॉइस हो सकता है अगर आपकी इंग्लिश पे ग्रामर पे अच्छी कमांड ना हो तो। जबकि स्पीच राइटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसके स्टार्टिंग के और लास्ट के सेंटेंसेस बिल्कुल ही कॉमन होते हैं। आप एज़ इट इज़ वहाँ आप याद करके जाइए, अच्छे से स्पेलिंग याद करके जाइए, आप जैसे कि वैसे वहाँ जाके लिख दीजिए। आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ जो बॉडी ऑफ स्पीच है, बीच की जो 3 से 4 लाइन है वो आपको खुद से लिखनी होती है। 3 से 4 लाइन अगर आप बहुत रिच आंसर लिख रहे हैं तो, अदरवाइज 2-3 लाइन्स आर इनफ। तो जो बॉडी ऑफ स्पीच है वहाँ पे आपको खुद से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना होते हैं और उसमें भी आप जो क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं और वो कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही ईजीएस्ट ऑप्शन है, इसलिए हम अभी स्पीच राइटिंग करेंगे क्योंकि हम कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको 2 सैंपल दे रही हूँ। जो पहला वाला है वो काफ़ी इजी है, लेकिन ये शॉर्ट भी है। अगर आपके पास वक्त कम है, आपको दूसरा काफ़ी कुछ पढ़ने का बाकी है, तो आप ये पढ़ के जाइए। अदरवाइज़ जो मैं नेक्स्ट दूँगी आप उसी को प्रेफर करना, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट है। हाँ, आप इसमें भी 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपका स्पीच का बॉडी अच्छा है, आप जो मेन पार्ट है स्पीच का आप वो अच्छे से लिखते हैं, 3-4 सेंटेंसेस आप अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, तो आप इन सेंटेंसेस के ज़रिए भी, ये जो मैं आपको फॉर्मेट दे रही हूँ स्पीच का, इनके ज़रिए भी आप पूरे 4 आउट ऑफ 4 स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये सेंटेंसेस आप एज़ इट इज़ याद करके जाइए और किसी भी टॉपिक पे आपको स्पीच लिखने के लिए आए तो आपको यही लिखना है, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन होता है स्पीच में। हम जब खड़े होते हैं इलोकेशन के लिए तो सभी को मुखातिब करते हैं, सभी को के जो लोग हैं उन सभी का नाम लेते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक ऑन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक, आज मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। तो ऑन जो डैश जो लिखा, यहाँ आपको आपके स्पीच का टॉपिक लिखना है। आपके क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछा है आपको उस टॉपिक का नाम यहाँ पर जैसे कि वैसे क्वेश्चन में से देख के सही स्पेलिंग के साथ, उसका एक एक अल्फ़ाबेट देख के बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ आप वो नाम लिखिए। ये डैश जहाँ है, ऑन दिस प्रेशियस ओकेज़न, ये ऑन दिस प्रेशियस ओकेज़न यहाँ तक कि आपको लिखना है। देन फ्रेंड्स आई स्टैंड हेयर टू शेयर माई थाट्स अबाउट, फिर से डैश आया। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने जो टॉपिक लिखा है, जो स्पीच का टॉपिक लिखा है, उसके बारे में आपको कोई एक आधी लाइन उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे चिल्ड्रंस डे पे आप स्पीच करने जा रहे हैं तो आप ऊपर लिखेंगे आई एम गोइंग टू टॉक ऑन चिल्ड्रंस डे, यहाँ पे आप लिखो माई थाट्स अबाउट चिल्ड्रेन एंड देयर फ्यूचर। ये इस तरह से आपको कोई सेंटेंस बना के वहाँ पे लिखना है, ये जो सेकेंड डैश है। उसके बाद में आई होप दैट यू विल हियर मी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, इतना बिल्कुल ही कॉमन होता है किसी भी स्पीच
स्पीच के लिए। अभी आप स्पीच लिखना शुरू कर रहे हो, आप जिस टॉपिक पे बोलने वाले हो। तो फ्रेंड्स के बाद मैंने ये जो नीचे स्पेस छूटा है, यहाँ पर आपको आपकी स्पीच लिखना है। जो आपके पेपर में पॉइंट्स दिए रहेंगे वो पॉइंट्स आपको वहाँ से उठा के इज़, आर लगा के, दे लगा के, और जो थोड़े बहुत हेल्पिंग वर्ब वगैरह का इस्तेमाल करके आपको वो सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि वैसे भी सेंटेंसेस आप लिखने में आ जाते हैं, मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्लीनलीनेस पर अगर स्पीच लिखने के लिए आए तो पॉइंट दिया होता है क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो आप वहाँ पर जैसा का वैसा वो सेंटेंस लिख सकते हो, आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना होता। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। वो जो ब्लैंक स्पेस छूटा है वहाँ पर आपको आपकी स्पीच के बारे में 3 से 4 सेंटेंसेस लिखने, और लास्ट में फ्रेंड्स थैंक यू और थैंक यू फॉर लिसनिंग में, इस तरह के सेंटेंसेस ये कॉमनली आपको फिर से लिखना है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है थैंक यू फ्रेंड्स टू लिसन में थैंक यू ऑल, तो ये आपकी स्पीच कंप्लीट हो गई, आपके 4 मार्क्स स्कोर हो गए। बस ये ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स के नीचे जो स्पेस छूटा है यहाँ पर आप आपकी स्पीच का पार्ट करेक्ट ग्रामर के साथ और करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ लिखेंगे। आपके क्वेश्चंस में ही पॉइंट दिए जाते हैं, आप उन्हीं पॉइंट्स को उठाकर आपको जैसे कि वैसे लिखना है। उसमें थोड़ा सा चेंज तो करना नहीं होता, उसमें थोड़े से हेल्पिंग वर्ब वगैरह ऐड करने होते हैं, सब्जेक्ट वगैरह ऐड करने होते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दैट्स इट। अभी एक दूसरा सैम्पल देखते हैं। Honorable Chief Guest, distinguished personalities sitting here on the dais, devoted and dedicated teachers, active and dynamic social workers, most respected, selfless, most affectionate and caring parents and hardworking political leaders. Warm good morning to one and all. जब आप कोई इलोक्यूशन कंपटीशन में जाते हो या स्पीच देते हो, इलोक्यूशन वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि स्पीच के लिए दूसरा वर्ड इलोक्यूशन है, और हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में यही आए कि आप प्रिपेयर एन इलोक्यूशन या यू आर सपोज टू डिलीवर ए स्पीच इन इलोक्यूशन कंपटीशन, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इलोक्यूशन पूछा तो भी आपको स्पीच लिखना है। तो जब भी आप कोई स्पीच स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आप सब लोगों को मुखातिब करते हैं, एड्रेस करते हैं, सब लोगों को संबोधित करते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग के सेंटेंसेस तो बिल्कुल ही कॉमन होते हैं जो मैंने अभी रीड किए। तो ये सेंटेंसेस आपको जैसे कि वैसे लिखना है, चाहे किसी भी टॉपिक पर आपको स्पीच लिखने के लिए है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखेंगे देखते हैं। आप उसी के कंटिन्यूएशन में लिख सकते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। First of all, I would like to express my deep gratitude to God for blessing us such a beautiful, peaceful and learning environment. I am also thankful to all teachers who trusted upon me, guided me and inspired me to take part in this speech competition. Before proceeding, I would like to request you all kindly pay your deep concentration and listen for the sake of change and not for the sake of listening only. तो ये जो हमने शुरू से यहाँ तक के लिसनिंग ओनली थे, जो रिस्पेक्टेड टीचर्स वगैरह जो हमने देखे थे, वहाँ से यहाँ तक के इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करने हैं। यहाँ तो अभी हमारे टॉपिक का नाम भी नहीं आया है, यानी कम से कम टॉपिक का नाम चेंज करना वो भी आपको नहीं करना है। इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है वहाँ आपको टॉपिक का नाम चेंज करना होगा, और उसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वहाँ पर आपको वो पैराग्राफ को आपको रिप्लेस करना होगा, और वहाँ पे आपकी स्पीच की बॉडी होगी, वहाँ पर आप स्पीच के क्या कंटेंट है वो लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। My dear brothers and sisters, the topic of the discussion is साइंस एंड सुपरस्टिशन। ये आपके टॉपिक का नाम है, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। अभी पेपर में जो भी सवाल है, जो आपके क्वेश्चन में जो भी टॉपिक दिया हो, चिल्ड्रंस डे दिया हो, स्पोर्ट्स डे, अर्थ डे, नो ड्रग्स डे, जो भी आप जिस भी टॉपिक पे स्पीच करने जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में जो टॉपिक दिया है, आप साइंस एंड सुपरस्टिशन की जगह वो टॉपिक लिखेंगे। यहाँ इसको हटा देना है आपको और टॉपिक का नाम लिखना है। आपके क्वेश्चन में से देख के करेक्ट स्पेलिंग के साथ एक एक अल्फ़ाबेट को मैच करते हुए आप टॉपिक का नाम लिखेंगे। To my opinion, this is very important topic. It is related to me, it is related to you, and it is related with each and everyone. Lots of great speakers came before me. They have focused the light on various areas. I think one very crucial point is left on which I would like to say.
तो ये देखिए हमारे 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए हैं। ये पैराग्राफ में, ऊपर वाले पैराग्राफ में तो हमको कोई भी चेंज नहीं करना था, और इस पैराग्राफ में सिर्फ हमको टॉपिक का नाम चेंज करना है। जहाँ ये साइंस एंड सुपरस्टिशन लिखा है उसकी जगह पर आपके क्वेश्चन में जो टॉपिक दिया है, वर्ल्ड अर्थ डे दिया है, चिल्ड्रन डे है, टीचर्स डे है, लेबर डे है, जो भी टॉपिक आपके क्वेश्चन में पूछा है वो टॉपिक का नाम आपको वहाँ से देख के एक एक अल्फ़ाबेट मैच करके करेक्ट स्पेलिंग के साथ आप वो लिखेंगे। बाकी आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद हम स्पीच के 2-3 लाइन लिखेंगे, फिर थैंक यू, और हमारे 4 मार्क्स स्कोर हो गए। तो देखते हैं हम स्पीच वाला पार्ट कैसे लिखेंगे। साइंस एंड सुपरस्टिशन टॉपिक पे हमने स्पीच लिखी थी, इसलिए उसी से रिलेटेड टॉपिक। रिस्पेक्टेड लिसनर्स, द एरा इन विच वी आर लिविंग इज़ नोन एज द एरा ऑफ साइंस। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड देयर इज़ नो प्लेस फॉर सुपरस्टिशन. Illiteracy is called crime. Illiteracy is considered as the sign of wildness. Only a blind person can trust on superstition in this logically strong world. रिस्पेक्टेड लिसनर्स, आजकल हम साइंस के एरा में रह रहे हैं जहाँ पर सुपरस्टिशन के लिए कोई प्लेस नहीं है, और इलिटरेसी भी एक जुर्म है, और इलिटरेसी को वाइल्डनेस समझा जाता है। सिर्फ ब्लाइंड पर्सन ही है जो इलिटरेसी पर बिलीव कर सकते हैं या उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये जो ये वाला जो हमारा पैराग्राफ है, सिर्फ यही हमको चेंजेस करने हैं। ये पैराग्राफ हमको खुद से लिखना है। आपका जो टॉपिक होगा, स्पीच का जो टॉपिक होगा, आप उससे रिलेटेड पैराग्राफ यहाँ पर लिखेंगे। बाकी ऊपर के 2 पैराग्राफ और लास्ट का पैराग्राफ वो आपको सेम ही लिखना है। मैं लास्ट में आपके जो बोर्ड से क्वेश्चन बैंक आया है उसके 2-3 एग्जाम्पल भी आपको दे दूँगी इस पैराग्राफ के लिए, लेकिन कुछ प्रैक्टिस आप लोग भी कीजिए। ये पैराग्राफ आपको खुद से ही लिखना है। अगर आप ये पैराग्राफ नहीं भी लिखते हैं तो भी आपको 3 मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे, बशर्ते कि आप बीच में कोई स्पेस ना छोड़ें। सपोज़ थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि आपको उस पैराग्राफ की लाइन्स याद नहीं आ रही है, या एक ही लाइन याद आ रही है, या आप उसको सही से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऊपर के जो 2 पैराग्राफ हमने लिखे और जो लास्ट का हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, कंक्लूडिंग पार्ट वाला जो पैराग्राफ लिखेंगे, वो सारा आपको एक साथ लिखना है। उसमें आपको बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। आप ये सोच के स्पेस नहीं छोड़ेंगे कि अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में जब याद आ जाएगा तो जब लिखेंगे। एग्ज़ाम में ये मुमकिन ही नहीं होता कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ दें और कोई क्वेश्चन के लिए बीच में स्पेस छोड़ें, क्वेश्चन आधा लिख के छोड़ें और फिर आप ये सोचें कि उसको बाद में कंप्लीट करें, तो इतना टाइम नहीं होता है। इसलिए आप बीच में लाइन उसके नहीं छोड़ेंगे। तो अब कंक्लूडिंग पार्ट देखते हैं हम इस। My dear brothers and sisters, the topic science and superstition needs more time as it is the demand of the topic. But you know time is flying very fast. Hence, I would to conclude my few words. Thank you for your attentive listening and kind cooperation. ये हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। लास्ट में हम ये ऐसे ही कहते हैं कि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, या ये टॉपिक पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम अपने वर्ड्स को यहीं ख़त्म करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस ही हम लास्ट में बोलते हैं। तो ये लास्ट में हमको ये वही सेंटेंसेस है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द टॉपिक साइंस एंड सुपरस्टिशन नीड्स मोर टाइम एज इट इज़ द डिमांड ऑफ द टॉपिक। ये जो टॉपिक है साइंस एंड सुपरस्टिशन, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। देखिए फिर से, साइंस एंड सुपरस्टिशन इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है ये आपका टॉपिक है। इस बारे में आप स्पीच दे रहे हो तो आपके क्वेश्चन में जो स्पीच के लिए टॉपिक आएगा आपको वो इसकी जगह लिखना है। साइंस एंड सुपरस्टिशन की जगह आपके क्वेश्चन में जो टॉपिक का नाम दिया है, जो टॉपिक दिया है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। बाकी बट यू नो टाइम इज़ फ्लाइंग वेरी फास्ट, हैंस आई वुड टू कंक्लूड माई फ्यू वर्ड्स। थैंक यू फॉर योर अटेंटिव लिसनिंग एंड काइंड कोऑपरेशन। इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करने, ये पूरे पैराग्राफ में सिर्फ आपको टॉपिक का नाम चेंज करना है। तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि जो स्टार्टिंग के भी हमने 2 पैराग्राफ लिखे थे उसमें सिर्फ हमको टॉपिक का नाम ही लिखना था, वहाँ पे टॉपिक का नाम ही चेंज करना था। बाकी आप घर से याद करके जाइए, और जो लास्ट का पैराग्राफ है यहाँ पे भी आपको सिर्फ आपके टॉपिक का नाम ही लिखना है अपने से। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी अपने से नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ से देख के आपको वो टॉपिक का नाम लिखना है और कोई चेंजेस नहीं करने। तो ये 3 पैराग्राफ आप अभी आज से आप उसके सिर्फ रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, तो एग्ज़ाम तक के आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा और आपका आंसर बहुत ही रीच होगा, और डेफिनेटली यू विल स्कोर 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स।
अब इसके बाद में हम बोर्ड से जो क्वेश्चन बैंक आया है उसके एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। इस क्वेश्चन बैंक में 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें पहले तो एक टीचर के रिटायरमेंट के फंक्शन पे आपको स्पीच तैयार करना है। सेकेंड वाला अर्थ डे पे स्पीच तैयार करना है। थर्ड वाले में क्लीनलीनेस में, और फोर्थ जो स्पीच है माय आइडिया ऑफ इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री, और फिफ्थ स्पीच ब्लड डोनेशन पे आपको प्रिपेयर करना है। तो इसमें जो थर्ड स्पीच है उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बाकी स्पीचेस के तो पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको पॉइंट्स आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होता है, बिना पॉइंट्स के नहीं आता है, क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो ये जो थर्ड वाले क्वेश्चन है, पहले हम ये देखते हैं कि ये कैसे करेंगे जब पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। Your college NCC unit has undertaken a cleanliness drive in your town. Prepare a speech that you would give as an NCC captain. You can use the following points. Cleanliness is next to godliness. Need, importance of cleanliness, effects of unhygienic condition, diseases, pollutions, etc. सजेशंस एंड कंक्लूडिंग द स्पीच। तो ये टॉपिक्स, ये पॉइंट्स की हेल्प से हमको स्पीच लिखना है सब। तो अभी तक के हम क्या देखते आ रहे हैं कि जो इस आपको फॉर्मेट दिया गया है, जो आपको सैम्पल सेंटेंसेस दिए गए हैं, स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ्स तो आपको जैसे के वैसे लिखना है, उसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। ये बात आप याद रखिए कि वो पैराग्राफ आप याद करके जाइए अच्छे से और आप उसको बिल्कुल वैसे ही लिखिए। सिर्फ आपको वहाँ पे क्या चेंज करना है, जो टॉपिक का नाम है, आपकी स्पीच का टॉपिक का नाम, जो हम एग्जांपल देख रहे थे साइंस एंड सुपरस्टिशन देख रहे थे, साइंस एंड सुपरस्टिशन की जगह इस क्वेश्चन के लिए आप क्लीनलीनेस लिखेंगे। कोई दूसरा क्वेश्चन है, जैसे लास्ट वाली स्पीच है ब्लड डोनेशन, तो साइंस एंड सुपरस्टिशन की जगह ब्लड डोनेशन लिखेंगे। और इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें अर्थ डे पर स्पीच लिखना है, तब आप वहाँ पर साइंस एंड सुपरस्टिशन की जगह अर्थ डे लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको टॉपिक का नाम चेंज करना है। फिर उसके बाद में जो थर्ड पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, रिस्पेक्टेड लिसनर्स, द एरा इन विच वी आर लिविंग इज़ नोन एज द एरा ऑफ साइंस, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको पूरी तरह से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस खुद से बनाकर लिखने हैं। अभी सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, जो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमारे क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखते हैं हम उसकी हेल्प से कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। रिस्पेक्टेड लिसनर्स, वो तो जैसा का वैसा ही रहने वाला है। पहला पॉइंट है क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इसको कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, ये तो एक थॉट है, ये आप वैसे के वैसे ही लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट है नीड ऑब्लिक इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, आप इसका सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। फिर थर्ड है इफेक्ट्स ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशन, डिसीजेस, पोल्यूशन एट्सेट्रा, इसका आप टॉपिक सेंटेंस बना सकते हैं। देयर आर वेरियस बैड इफेक्ट्स ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस लाइक वेरियस डिसीजेस, पोल्यूशन एट्सेट्रा। फिर उसमें उसके बाद पूछा है सजेशन, तो सजेशन में सो वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस। फिर कंक्लूडिंग द स्पीच, कंक्लूडिंग द स्पीच में जो हमारा लास्ट वाला पैराग्राफ है, जो हमने सबसे लास्ट में देखे थे, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टाइम इज़ फ्लाइंग, वो वाला जो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ हम उसमें वहाँ पर लिखेंगे, फिर से जैसा का वैसा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सुपरवाइजर ऑफ योर क्लास इज़ गोइंग टू रिटायर आफ्टर 28 years ऑफ सर्विस इन योर कॉलेज. You have been selected to deliver a speech at the farewell function arranged by the college staff and the students. Prepare a speech to be delivered at this occasion in about 120 words. ये देखिए एक सुपरवाइज़र के रिटायरमेंट पे हमको स्पीच लिखनी है, तो जो स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ है वो तो आप लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर जो एक प्रीशियस ओकेज़न लिखा है तो आप प्रीशियस वर्ड वहाँ से हटा देंगे, सिर्फ ऑन दिस ओकेज़न आप वहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि वो एक रिटायरमेंट का फंक्शन है, एक फेयरवेल का फंक्शन है, इसलिए वहाँ पे प्रीशियस वर्ड सूट नहीं होगा। बाकी आप वो तो वैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो सेकेंड पैराग्राफ में लास्ट की लाइंस थी कि वहाँ
पर लिखा था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड देयर आर वेरियस स्कॉलर्स हु केम बिफोर मी एंड डिस्कस सो एंड व्हेन क्रूशियल पॉइंट इज़ लेफ्ट। ये सारे पॉइंट्स आपको नहीं लिखने, क्योंकि हम कोई ऐसे सोशल इशू या किसी इशू पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी टीचर के फेयरवेल पे, किसी पर्सन के फेयरवेल का फंक्शन है ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको हम डिस्कस करें, तो इसलिए हम वो वहाँ पर नहीं लिखेंगे उसके। और जो उसका थर्ड पैराग्राफ है जिसको रिप्लेस करना होता है हमको, जो ऊपर के 2 पैराग्राफ तो हमको सेम ही लिखना होता है, सिर्फ ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ये फेयरवेल का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर आपको सेकेंड पैराग्राफ में भी चेंजेस करने होंगे। अदरवाइज सारे स्पीच के क्वेश्चंस में आपको ऊपर के दोनों पैराग्राफ सेम ही लिखने होंगे। और जो ये थर्ड पैराग्राफ हमको रिप्लेस करना होता है, थर्ड पैराग्राफ की जगह हम क्या लिखेंगे, वो दिस इज़ एरा इन ऑफ द साइंस, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ साइंस वाला जो पैराग्राफ था, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे वो देखते हैं हम अभी। We are all here to bid goodbye to our valuable high supervisor who retired from the active position. He has been in this respected position and service for over 28, जो भी ईयर मेंशन होगा वहाँ पे वो लिखना years now. Who had spent imparting the right knowledge and skills on to the students appropriately. He is sincere, responsible, well respected and highly esteemed in teaching profession. तो ये वाला ये कंप्लीट हुआ हमारा थर्ड पैराग्राफ। जो हम वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ साइंस वाला जो पैराग्राफ उसमें था, मैंने हाईलाइट किया था उसको, उस पैराग्राफ की जगह आपको ये पैराग्राफ लिखना है। किसी भी स्पीच में आपको थर्ड पैराग्राफ ही चेंज करना है, तो वहाँ पर आप ये लिखेंगे। सर ठीक है, समझ में आया। अभी एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि, और इसके बाद में लास्ट वाला जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो आप लिखेंगे उसमें। तो अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। दूसरा क्वेश्चन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ ए ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। योर कॉलेज इज़ ऑब्जर्विंग अर्थ डे ऑन April 22। ड्राफ्ट ए स्पीच इन अबाउट 120 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड बिफोर योर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन द नीड टू सपोर्ट द कॉज। तो हमको अर्थ डे पे स्पीच लिखना है। अभी यहाँ तो आपको उस पैराग्राफ में कोई भी चेंजेस नहीं करने सिवाय टॉपिक के नाम के। जो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ मैंने बताए हैं आपको, वो आपको जैसे के वैसे लिखने हैं, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। और सिर्फ जहाँ साइंस एंड सुपरस्टिशन लिखा है वहाँ पर आप ये अर्थ डे टॉपिक लिखिए, अर्थ डे लिखिए करेक्ट स्पेलिंग के साथ में। और जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है वो देखते हैं। Earth Day is yearly occasion celebrated far and widely on 22nd April to show support for environmental protection. World Earth Day is praised worldwide to make mindfulness about the consistently expanding global warming, to advise openly about the cataclysmic influences it has on our day-by-day lives, and to teach everybody about techniques to forestall and fix the harm that has been done work date। ये जो पैराग्राफ है ये हमको उसकी जगह पे लिखना है। जो हम थर्ड पैराग्राफ वर्ल्ड अर्थ डे की स्पीच में थर्ड पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे। आप इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, या आप आपकी मर्ज़ी से और कोई पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे के ऐसे ही याद करके ये भी लिख सकते हैं। बाकी फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो वही लिखना है जो मैंने आपको पहले बताया लास्ट पैराग्राफ में। डियर brothers and sisters and this topic demands need more time as time demands etc, वो वाला जो टॉपिक है वो जो पैराग्राफ है आपको वैसे के वैसे ही लिखना है, और ये आपकी स्पीच कंप्लीट हो गई। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और आप अभी स्पीच राइटिंग में 4 आउट ऑफ 4 स्कोर करने वाले हैं। आपको कोई डिफ़िकल्टी उसमें नहीं है। फिर भी किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई डाउट है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उस पर आपको रिप्लाई किया जाएगा इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।